नालंदा का अर्थ है ज्ञान देने वाला। आज से लगभग 1600 साल पहले 5वीं शताब्दी में जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में शिक्षा का कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं था, तब भारत के बिहार में गुप्त वंश के राजाओं ने इस महान इदारा संस्थान की नींव रखी थी। इमारत और नक्काशी। नालंदा कोई साधारण स्कूल नहीं था। यह 10 किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल परिसर था। इसमें 8 बड़े हॉल और 300 से ज्यादा कमरे थे, जहां छात्र मुताला यानी अध्ययन करते थे। दुनिया का केंद्र। यहाँ केवल भारत के ही नहीं, बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और तुर्की जैसे मुल्कों से छात्र आते थे। यह उस दौर का ग्लोबल हब था। उस्ताद और शागिर्द। यहाँ लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 से ज्यादा काबिल उस्ताद यानी शिक्षक मौजूद थे। नालंदा की असली रूह उसकी लाइब्रेरी थी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इसके 3 मुख्य हिस्से थे: रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। कहते हैं कि रत्नोदधि 9 मंजिला ऊंची इमारत थी, जहां लाखों की तादाद में नवादिर दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद थीं। यहाँ एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, मेडिसिन और फिलॉसफी की ऐसी किताबें थीं जो दुनिया में और कहीं नहीं थीं। चीन के मशहूर मुसाफिर हुएनसांग ने लिखा है कि नालंदा में दाखिला पाना इतना मुश्किल था कि द्वारपाल, गेट कीपर ही छात्रों का इंटरव्यू लेता था और 10 में से सिर्फ 2-3 छात्र ही अंदर जा पाते थे। अब बात करते हैं उस काले अध्याय की जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। 12वीं शताब्दी के अंत 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी अपनी फौज लेकर बिहार की तरफ बढ़ा। हमले की असली वजह, द कॉन्फ्लिक्ट। इतिहासकारों के बीच एक मशहूर किस्सा कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने बहुत इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में उसे नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख राहुल श्रीभद्र जी का नाम सुझाया गया। खिलजी बड़ा मगरूर, घमंडी था। उसने शर्त रखी कि वो किसी भारतीय वैद्य की दवा नहीं खाएगा। तब श्रीभद्र जी ने उसे कुरान दी और कहा कि आप बस इसके पन्ने पढ़िए। श्रीभद्र जी ने पन्नों के कोनों पर अदृश्य दवा लगा दी थी। जैसे जैसे खिलजी पन्ने पलटता गया, वो ठीक होता गया। ठीक होने के बाद खिलजी को खुशी के बजाय जलन, ईर्ष्या हुई कि इन काफिरों के पास मेरे हकीमों से ज्यादा इल्म कैसे है। इसी हसद, जलन और कट्टरता की आग में उसने नालंदा को राख करने का फैसला किया। खिलजी ने नालंदा पर हमला किया और हजारों निहत्थे भिक्षुओं और विद्वानों का कत्लेआम कर दिया। उसने लाइब्रेरी में आग लगा दी। इतिहासकार लिखते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थीं कि वो 6 महीने तक सुलगती रहीं। कल्पना कीजिए, सदियों की रिसर्च, विज्ञान के फॉर्मूले और इतिहास के पन्ने धुआं बनकर आसमान में उड़ गए। ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, बल्कि इंसानी सभ्यता के दिमाग का मफलूज हो जाना था। सिर्फ खिलजी ही नहीं, नालंदा के पतन के पीछे कुछ और भी वजहें थीं। राजनैतिक अस्थिरता। गुप्त वंश के बाद पाल वंश ने इसे संरक्षण दिया, लेकिन धीरे धीरे उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों के बीच इख्तिलाफ यानी विवाद बढ़ने लगे, जिससे विश्वविद्यालय को मिलने वाली आर्थिक मदद कम हो गई। बौद्ध धर्म का बदलता स्वरूप। समय के साथ नालंदा के तांत्रिक बौद्ध धर्म के जुड़ाव ने भी कुछ हद तक इसकी लोकप्रियता को प्रभावित किया। मदद का अभाव। जब तुर्क आक्रमण हुए तो उस समय के स्थानीय राजाओं ने इसे बचाने के लिए कोई ठोस तदबीर यानी रणनीति नहीं अपनाई। सदियों तक मिट्टी में दबे रहने के बाद 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इसकी खुदाई शुरू की और दुनिया के सामने इस अजीम यानी महान विरासत को दोबारा पेश किया। आज यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। निष्कर्ष: नालंदा का नष्ट होना दुनिया के लिए एक बड़ा खसारा था, यानी नुकसान था। अगर वो लाइब्रेरी न जलती तो शायद विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत आज दुनिया से कई 100 साल आगे होता। खिलजी ने इमारतें तोड़ी, किताबें जलाईं, लेकिन वो उस इल्म की प्यास को नहीं मिटा सका जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में है। क्या आप चाहते हैं कि मैं नालंदा में पढ़ाई जाने वाली प्राचीन विषयों या वहाँ के महान स्कॉलर्स जैसे आर्यभट्ट के बारे में और विस्तार से बताऊं?